नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया सत्य की बात में आपका स्वागत। राहुल को दिल्ली का इंतजार खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो चुका है। और सही कहे तो ये इंतजार था भी नहीं। इन बातों को मैं रखूंगा। और सबसे पहले जो बात सबके जहन में है कि राहुल गांधी स्वस्थ हुए कि नहीं, अब भी बीमार हैं क्या, तो वो बताने के लिए हम आपके सामने एक तस्वीर रखते हैं और उसके बाद बात शुरू करेंगे। देखिए, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर राहुल गांधी की है। महू को के लिए निकल चुके हैं। मध्य प्रदेश के महू में, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है, वहां के लिए निकल चुके हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीर में देख रहे हैं कि वहां मऊ में किस तरह की तैयारी हो रही है। कार्यकर्ता, नेता सब लोग लगे हुए हैं और ये तैयारी कर रहे हैं। यानी अब मऊ के लिए निकल चुके हैं और ब्लैक पोस्ट परिधान में है, बीमार नहीं है। कम से कम पूरी तरह से ठीक भी ना हो, तब भी मैदान में आने के लायक हैं, दिख रहे हैं और ये तैयारी। भैया भैया वही 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 आइए तो आप देख रहे थे कि ये भी तैयारी दिख रही है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, और वो स्वयं वो मिर्ची तली जा रही है, उसमें हाथ बटा रहे हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए थी कि राहुल गांधी अब चुनाव मैदान में हैं, सियासत के मैदान में हैं। मध्य प्रदेश के मऊ में बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान पर वो संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पहले से तय कार्यक्रम था और इस बीच तय कई कार्यक्रम कैंसल हुए। पटना में जब बिहार में संविधान सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद शाम में सदाकत आश्रम में जब भाषण दे रहे थे, तभी उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद से बीते 7-8 दिनों में राहुल गांधी रेस्ट करते रहे, चूंकि गले में इन्फेक्शन था, फीवर था। ये एक स्थिति थी। इस बीच कई तरह की बातें हुई कि राहुल गांधी बीमार हैं या फिर कोई रणनीति है कि चुनाव मैदान से बाहर तो नहीं चले गए, कहीं आम आदमी पार्टी से कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई। इस तरह की बातें बहुत हो रही थी। हालांकि इन खबरों पर विराम तो एक दिन पहले ही लग गया था, जब वो पोस्टर अरविंद केजरीवाल ने जारी किया था, जिसमें अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हुए राहुल गांधी को बीजेपी नेताओं के बीच पोस्टर में दिखाकर उन्हें भ्रष्ट बताया था। ये पोस्टर वास्तव में अरविंद केजरीवाल के लिए आत्मघाती साबित हुआ है, बैकफायर करेगा ये, लेकिन कांग्रेस के लिए वरदान साबित हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को कल से ही अब सफाई देनी नहीं पड़ रही थी कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं कि नहीं है, आम आदमी पार्टी से मिले तो नहीं है। अरे आम आदमी पार्टी से मिले होते तो राहुल गांधी को भ्रष्ट क्यों बताते अरविंद केजरीवाल? राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्ट बता रहे हैं, इसका मतलब है कि राहुल गांधी मुकाबले में जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए एक डर, एक भय, एक दुरूह सपना बन करके खड़े हैं। ये खुद आम आदमी पार्टी के पोस्टर से पता चल रहा था। लेकिन अब जबकि तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, राहुल गांधी को दिल्ली का जो इंतजार बताया जा रहा था वो खत्म हो चुका है। और जो सभाएं लगी हैं, उस सभाओं को भी मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूं। राहुल गांधी की सेहत में सुधार दिख रहा है। ये मैंने कल भी बताया था कि 3 रैलियां तय हुई हैं। 28 जनवरी को मटिया महल में, 29 जनवरी को सीमापुरी में और 30 जनवरी को बादली में। इसके अलावा 30 जनवरी को ही
राहुल गांधी दिल्ली में संविधान सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं और उसमें निमंत्रण मुझे भी है, इसलिए मैं इसकी तस्दीक करता हूं कि वहां सभा होने जा रही है, राहुल गांधी की संविधान सभा 30 जनवरी को दिल्ली में। इन बातों से आगे बढ़ें तो हमें एक बात साफ नजर आती है, वो ये कि क्या राहुल गांधी बीमार रहकर भी दिल्ली की सियासत से कभी जुदा हुए? किसी भी क्षण, किसी भी घंटे, किसी भी दिन, और ये पूरा हफ्ता जो राहुल गांधी बीमार थे तब भी वो दिल्ली की सियासत से, देश की सियासत से दूर नहीं हुए। हम चूंकि फोकस दिल्ली की सियासत पर कर रहे हैं इसलिए दिल्ली की बात कर रहे हैं, वरना देश की सियासत में राहुल गांधी की मौजूदगी थी, उनका इम्पैक्ट था, उनकी मौजूदगी थी, और ये कहीं से ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन मोड से बाहर हुए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मौजूदगी का, उनके इलेक्शन कैंपेन का, उनके इलेक्शन कैंपेन में रहने से जो इम्पैक्ट होता है वो दिख रहा था। वो कांग्रेस के नेताओं के बीच भी दिख रहा था, कार्यकर्ताओं में दिख रहा था, आम आदमी पार्टी जिसका मैंने उदाहरण दिया उसमें दिख रहा था, भारतीय जनता पार्टी उनमें भी दिख रहा था। राहुल गांधी चुनाव मैदान में है, इस बात को सियासतदान तो अच्छी तरह से समझ रहे थे। प्रोपेगेंडा तो वो उन्हीं का फैलाया हुआ होता है, लेकिन उनको मालूम होता है कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में है, तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसके इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार राहुल गांधी क्यों करता हूं, हमने लगातार जो शोज किए हैं, राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही क्यों दिल्ली की सियासत को हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको भी समझिए। इसको मैंने सोचा, समझा और मैंने एक्सप्लेन भी किया है बीते 2 शोज में कि देखिए, कोई बीमार होता है तो हम उसका ब्लड टेस्ट करा करके उसकी स्थिति जानते हैं, पेशाब का टेस्ट कराते हैं, स्टूल का टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, या फिर बहुत तरह के जो टेस्ट होते हैं, एमआरआई कराते हैं, तमाम तरह के टेस्ट से निकालते हैं कि बीमारी क्या है। उसी तरीके से जब इलाज करते हैं तो इलाज में कौन सा रास्ता चुना जाए, कैसे इलाज हो। कभी हम होम्योपैथ का सहारा लेते हैं, कभी हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, कभी हम एलोपैथ का सहारा लेते हैं, और इनमें से कोई भी पद्धति गलत नहीं है। हर पद्धति अपनी विशिष्टता लिए हुए है। उसी तरीके से दिल्ली के चुनाव को समझने के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। हम सर्वे कर सकते हैं, दूसरों का कराया हुआ सर्वे देख सकते हैं, हम लोगों के बीच जाकर बाइट्स इकट्ठे करते हैं, उनके विचार लेते हैं, हम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं देखते हैं, हम राजनीतिक दलों का कैंपेन देखते हैं, लेकिन इससे इतर वे ऑफ पॉलिटिक्स भी देखते हैं। ये वे ऑफ पॉलिटिक्स का सेंटर नरेंद्र मोदी हो सकते हैं बीजेपी के लिए, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, और राहुल गांधी हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन पूरी सियासत को समझने के लिए भी इनमें से किसी को आप गंभीरता से फॉलो करेंगे तो उनकी एक्टिविटी और उन एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप समांतर ढंग से चल रही डिफरेंट पैरेलल एक्टिविटीज, उस पूरी चुनावी माहौल को, सियासत को समझने के लिए आपको एक रास्ता बताता है। मैंने राहुल गांधी को चुना है आपको बताने के लिए कि दिल्ली की सियासत का टेम्परामेंट कैसे बताया जाए।
मैं अरविंद केजरीवाल को भी चुन सकता हूं, उनको भी पकड़ करके उनकी सियासत के इर्द गिर्द घटती हुई घटनाओं के जरिए मैं आपसे दिल्ली की सियासत को साझा कर सकता हूं और विश्लेषण भी कर सकता हूं। इसी तरह से डिफरेंट लीडर्स को, राहुल गांधी को समझना इसलिए पकड़ना भी जरूरी है और उनके इर्द गिर्द दिल्ली की सियासत को समझना जरूरी है, क्योंकि इस बार के चुनाव में राहुल गांधी और उनके मातहत कांग्रेस का जो प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस बीते 2 चुनावों से डिफरेंट है, फर्क है। किसी चुनाव का एनालिसिस कैसे होता है? जो फर्क है उसको पकड़िए, उस फर्क के इंपैक्ट को पकड़िए। इससे पहले कांग्रेस कभी इस तरीके से चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही थी। तो लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में थी। अब कांग्रेस इस तरीके से लड़ाई में आई है, तो ये पूरी लड़ाई त्रिकोणीय बनी है। अब इस 3 कोण में कौन सा खंभा ऊंचा होगा, ये परिणाम बताएंगे। लेकिन ये जो तीसरा कोण बना है, आमने सामने की लड़ाई को जो त्रिकोण जिसने बनाया वो कांग्रेस है, और कांग्रेस में भी ड्यू टू राहुल गांधी ये इंपैक्ट बना है। बीते विधानसभा चुनाव दिल्ली को याद कीजिए, तो कांग्रेस का मोरल बहुत नीचे गिरा हुआ था। 2019 के चुनाव में पराजय के बाद कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, सब नेता भागे भागे फिर रहे थे। कई महीनों के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा देकर के सारी जिम्मेदारी ली थी। इस बीच दिल्ली का चुनाव था, सब डिमोरलाइज थे, कौन लीडरशिप, कहां लीडरशिप, कोई मन से चुनाव लड़ा ही नहीं, आया ही नहीं। लेकिन इस बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी की ताकत दुगनी हो चुकी है। इंडिया गठबंधन का पिलर बनी हुई है राहुल गांधी, और बने हुए हैं राहुल गांधी, लिंग दोष क्षमा करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी जो कि अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही है, उस कोशिश में लोकसभा चुनाव के बाद जो 4 चुनाव हुए उसमें मिश्रित सफलताएं और कांग्रेस के लिए थोड़ी उदासीनता का माहौल बना। लेकिन फिर भी कांग्रेस जैसे हरियाणा में हार करके भी वोट परसेंट उसके बहुत बढ़े, महाराष्ट्र में बुरी हार हुई और वोट परसेंट भी घटे, लेकिन वहां पर वो 75 लाख वोट 5 बजे के बाद कैसे आए, ये सवाल बना हुआ है और चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोचा भी लगता है। फिर भी चलिए, ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को अब वो एनर्जी वापस पानी है। कांग्रेस ये एनर्जी कैसे वापस पाएगी? जरूरी नहीं कि वो सत्ता में आए तभी एनर्जी मिलेगी। अगर वो त्रिकोण बना लेती है, वोट परसेंटेज के ख्याल से, सीट के ख्याल से, अगर 3 हिस्से लग जाते हैं, चाहे 2013 वाले की तरह हो या उससे बेटर हो। 2013 का मतलब क्या है? 30, 28, 8 यही था, कुछ इसी हिसाब से था। इस बार क्या होगा? इस बार अगर 3 खंबा बन जाता है तो कांग्रेस रिवाइव मानी जाएगी। सत्ता में आ जाना तो एक बहुत सुखद स्थिति किसी भी पार्टी के लिए होती है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के आने के बाद हुआ ये है कि दिल्ली की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। बीजेपी क्या करे? क्या आम आदमी पार्टी का फिर से सत्ता में आना बीजेपी के लिए हार होगी, या कांग्रेस का प्रादुर्भाव, कांग्रेस का इमरजेंस बीजेपी के लिए हार होगी? हार तो दोनों होगी बीजेपी के लिए, लेकिन एक हार दिल्ली सेंट्रिक होगी और दूसरी हार कांग्रेस के संदर्भ में देखिए, अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेटर होता है तो ये पूरे देश में इंपैक्ट डालेगा। पूरे देश में बीजेपी की सियासत पर बड़ा फर्क आने वाला है। अब ये बात जब से इमर्ज होकर के बाहर आने लगी है, तब से
अरविंद केजरीवाल की सियासत भी बेचैन है। वो राहुल गांधी को फॉलो करते हुए आज नजर आए। अरविंद केजरीवाल जी राहुल गांधी के भाषण की कॉपी करते हुए नजर आए। आप समझिए राहुल का इंपैक्ट बिना उनकी मौजूदगी बिना उनकी मौजूदगी के कितना गहरा था, गहरा है। अरविंद केजरीवाल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली की लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये तो राहुल गांधी भी रोज कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का मॉडल है और दूसरी तरफ बीजेपी का मॉडल है, आपको चुनना है। तो केजरीवाल का मॉडल और बीजेपी के मॉडल क्या है? एक मॉडल जनता को फ्रीबीज देने का है और दूसरा मॉडल उद्योगपतियों को फ्रीबीज देने का है। यहां फर्क इतना है कि अरविंद केजरीवाल ने अंबानी अडानी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि सैकड़ों उद्योगपतियों के लिए 10 लाख करोड़ माफ कर दिए गए। ये बीजेपी फ्री बीज यहां लुटा रही है। रास्ता ये है कि सरकारी खजाना जनता के बीच में बटेगा या सरकारी खजाना उद्योगपतियों के बीच बटेगा। ये लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई को राहुल गांधी से चुरा कर लेकर आए हैं। राहुल गांधी की सियासत यहां जीत रही है। वो कैसे? अगर सचिन तेंदुलकर के स्टाइल में वीरेंद्र सहवाग टीम में आ जाए तो सचिन तेंदुलकर महान हो जाते हैं। कोई खिलाड़ी महान क्यों होता है? जब वो अपनी ही जैसी प्रतिभाओं को जन्म देने लगता है, तभी वो खिलाड़ी महान है। बहुत सारे है, जिस पॉलिटिशियन का मॉडल एक्सेप्ट होता है वो पॉलिटिशियन महान होता है। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को अरविंद केजरीवाल फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ये बताता है कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में हो तब भी हैं, ना हो तब भी हैं, स्वस्थ हैं, रैली कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष हैं, दिख रहे हैं कि वो चुनाव मैदान में हैं। अगर बीमार हैं तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष हैं यानी परोक्ष हैं और परोक्ष रूप से उनकी मौजूदगी है। इसका सबूत है अरविंद केजरीवाल जी का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है वो बीजेपी की तरफ है। क्या नरेंद्र मोदी आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने? नहीं आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी बीमार हैं? नहीं है। तो जब नरेंद्र मोदी बीमार नहीं है तब वो चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। लगभग पूरे हफ्ते वैसे ही एब्सेंट रहे जैसे बीमार राहुल गांधी रहे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पूरा चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है और बीजेपी ये चुनाव हारती हुई दिख रही है, अपने आप को हारती हुई देख रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को बचाया जाए, उन जो स्टार्ट उन्होंने लिया था मोदी बनाम केजरीवाल, वो उस चीज को वो बचा रहे हैं। अब अमित शाह को थोड़ा आगे कर रहे हैं और ये क्योंकि दिल्ली में अगर हार हुई, अगर क्या होनी है, दिल्ली में बीजेपी की हार तो होनी ही है। अब बीजेपी अगर तीसरे नंबर पर चली आई तो किसको मुंह दिखाएंगे नरेंद्र मोदी? आज ये बड़ा सवाल है। तीसरे नंबर पर आएगी बीजेपी तो किसको मुंह दिखाएंगे नरेंद्र मोदी? मैं रिपीट करता हूं। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी जी की सभाएं कम लगेंगी।
और राहुल गांधी चुनाव मैदान में आए ये साबित करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल ने वो काम कर दिया है, साबित हो गया है। और राहुल गांधी कल जब मऊ में सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद जब दिल्ली के चुनाव में आएंगे, तब फिर ये बातें पीछे छूट जाएंगी। जो राहुल गांधी मऊ में सभा को संबोधित करने वाले हैं, वो क्या है? वो वही है जो मुद्दा को सेट करना, किस मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव होगा। राहुल गांधी ये मुद्दा सेट कर चुके हैं, लेकिन इसी मुद्दे को और स्ट्रेसफुली ये कल सेट कर रहे होंगे। वजह यह है कि आप देख रहे हैं, मैं जब कहता हूं कि राहुल गांधी मुद्दा सेट कर चुके हैं, तो इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं कि जो राहुल गांधी ने बीते दिनों रैली की थी, वो सीमापुरी वाली रैली, सीलमपुर वाली, क्षमा कीजिए, तो वो जो उस रैली में उन्होंने पूरे चुनाव को दिशा देने का काम किया। इससे पहले मुद्दा ही नहीं सेट हो रहा था दिल्ली का, उसके बाद मुद्दा सेट हुआ। वो दिल्ली पेरिस जैसी बन गई क्या? इस मुद्दे की गूंज अब भी सुनाई देती है। आप चले जाइए, इस बीते हफ्ते में केवल गंदगी, कूड़ा, सफाई, गंदा पानी, बिजली, ये सब मुद्दे रहे हैं। बिजली को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया है, बाकी चीजों को विरोधी दलों ने बनाया, बीजेपी ने भी यही मुद्दा अपनाया। तो ये मुद्दा लोकल इश्यूज को छुआ। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि संविधान के इर्द गिर्द आप देखिए, अमित शाह ने जो नुकसान बीजेपी को किया है, क्षमा कीजिए, अमित शाह ने ये कह करके कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, इतनी बार अगर ईश्वर का नाम लिया जाता तो मोक्ष मिल जाता 7 बार, स्वर्ग मिल जाता 7 बार। ये जो बयान उन्होंने दिया था, ये बयान चस्पा हो गया है, मिटाए नहीं मिट रहा। अब देखिए, मोहन भागवत जी को भी आज बोलना पड़ा है। 26 जनवरी पर मोहन भागवत जी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। ये क्यों करना पड़ा? ये डैमेज कंट्रोल है। कैसे क्षतिपूर्ति की जाए उस राजनीति की जो नुकसान अमित शाह ने कर दिया है। और ये क्यों करना पड़ रहा है? क्यों इतनी फिक्रमंद हो गई है बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए? पहले तो ना हुआ करती थी। तो सारी बातें राहुल गांधी ने बीते समय में जो मुद्दा सेट किया है संविधान बचाने का, वही मुद्दा कमोबेश सभी पार्टियां उठा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो आज सवाल उठाया और जिसकी मैंने चर्चा की, वह भी संविधान बचाने का सवाल है। संविधान सबको बराबरी का अवसर देता है। संविधान ये नहीं कहता है कि जनता से इकट्ठा हुए टैक्स को उठाकर अमीरों को उसके लिए माफ कर दो, पहले लोन दो और उसके बाद माफ कर दो। ये संविधान नहीं कहता है। और संविधान ये भी नहीं कहता है कि गरीब लोगों को लोन दो और उसके बाद इतना तंग करो कि वो जाके फांसी पर चढ़ जाए। ये भी संविधान का सवाल है, जिसकी चर्चा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो राजनीति सेट की है, वो राजनीति वास्तव में अब सबको दिख रही है, समझ में आ रही है कि वो राजनीति क्या है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि ये अमर सर का ये है YouTube चैनल है, वो पढ़ाते हैं ऑनलाइन। और उनके जेहन में उनके सामने एक बात समस्या आई कि SC ST की सीट PO के एग्जाम में खाली रह गई थी, भरी नहीं जा सकी थी, क्योंकि उसके लिए न्यूनतम अंक जो आने चाहिए वो भी नहीं, वो लाते हुए उतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट नहीं रहे। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम SC ST को उस स्तर तक हम पहुंचा कर रहेंगे जिससे
कि एक भी सीट खाली नहीं रह जाए, भले ही वो हमारे ही स्टूडेंट से भरा हुआ क्यों ना हो, हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स ही इसको फुलफिल कर देगा, और ऐसा प्रण लेते हैं। इसके लिए उन्होंने हमसे बात की, तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपको रखते हैं और इसमें बताते हैं अपने दर्शकों को कि आप इस चीज को प्रमोट करिए कि एक अच्छा संकल्प की SC ST की सीटें खाली न रह जाए। इसके लिए SC ST के स्टूडेंट्स की और नंबर पाने की जो क्षमता है उसको वो बढ़ाएंगे, और वो इस किस्म से बढ़ाएंगे। PO क्लर्क 2025 के लिए जो फीस है उसमें 60% का फ्लैट छूट दे रहे हैं। कोड अगर आप PREM प्रेम यानी मेरा नाम है प्रेम कोड डालते हैं तो SC ST स्टूडेंट के लिए जो कोर्सेज बनाए हैं, अमर सर मैथ्स दिखता है, और उसके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। अमर सर के पास 27 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं नीचे में स्क्रॉल करता हूं, वो स्क्रॉल भी आप देखेंगे, और इसके आगे भी मैं थोड़ी देर तक और स्क्रॉल करूंगा, जो भी चीजें हैं उसको दिखाते हुए। आपसे आग्रह है कि जो भी SC ST स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, PO की, उनको आप कम्युनिकेट करें कि इस मिशन के साथ वो जुड़े, कि अमर सर वैसे स्टूडेंट्स को एलिजिबल बनाएंगे कि वो कम से कम न्यूनतम मार्क्स जो है जिसके जो हासिल नहीं कर पाने के कारण सीटें खाली रह जा रही हैं SC ST की, वो खाली न हो, इसको मिशन के लेवल पर वो सफल बनाएं। ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ एक बार ये पढ़ देता हूं कि SBI क्लर्क और SBI PO एग्जाम 2025 में SC ST को अधिक से अधिक सफलता दिलाने के लिए अमर सर ने अपने ऐप अमर सर मैथ्स दिखता है और अमर सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से SC ST स्टूडेंट्स को पढ़ाने का निश्चय किया है, जिसके लिए स्पेशल 60% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 60% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड प्रेम का इस्तेमाल करें। 27 साल टीचिंग एक्सपीरियंस वाले अमर सर और उनकी अनुभवी टीम के निर्देशन में सफलता निश्चित है। तो ये आपको बताते हुए मैं अब थोड़ी बात को आगे बढ़ाता हूं, और कुछ प्रतिक्रियाएं भी मैं जरूर लूंगा बात करते हुए, लेकिन थोड़ी देर में मैं प्रतिक्रियाओं पर भी आऊंगा, क्योंकि कुछ बातें बाकी रह जा रही हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। और वो बात क्या है कि राहुल गांधी जब दिल्ली की सियासत में कूदे हैं, कांग्रेस को पूरी क्षमता के साथ चुनाव लड़ने के लिए एक मनोबल दिया है, तो दिल्ली की सियासत बदल गई है। और दिल्ली की सियासत किस हद तक बदली है ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन हमने आपको पहले भी एक सर्वे जिसका मैं हिस्सा रहा था, नैकडोर और TCM द कन्वर्जेंट मीडिया का सर्वे लेकर के हम आए थे। उस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के प्रति रुझान दलित वर्ग में दिखता है, और रुझान दिखने का मतलब यह नहीं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही। उसमें उस सर्वे में तो यही है कि 44% वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता दिख रहा है, 32% वोट बीजेपी के पक्ष में आता दिख रहा है, और 21% वोट कांग्रेस के पक्ष में आता दिख रहा है। ये चीजें दिखी हैं। ये एक ट्रेंड बता रहा है, 1 से 15 के बीच हुए सर्वे का ये ट्रेंड है, और दलित समाज के बीच है। दलित समाज के बीच जो सर्वे होता है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में जब शीला दीक्षित जी की सरकार 3 बार रिपीट हुई, तो हर बार दलित के लिए आरक्षित सीटें अधिकाधिक कांग्रेस के पास रही। जब आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में आई, तो अधिकाधिक SC सीटें आम आदमी पार्टी के पास रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि दलित का वोट जिधर जाता है उसकी ही सरकार बनती है। इस ख्याल से यह सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सर्वे की चर्चा लगातार हो रही है, अलग अलग चैनलों में हो रही है, अखबारों में हो रही है, यूट्यूब पर हो रही है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। मैं भी उस सर्वे का पार्ट रहा था। अब ये देखें
दिल्ली की सियासत के नतीजे देश को प्रभावित करने वाले हैं। बीजेपी को अंदाजा लग गया है कि दिल्ली के चुनाव में हम हारने जा रहे हैं। अब इसके बाद दिल्ली बीजेपी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्टअप करने के लिए आगे बढ़ने में क्या प्लान करे, इस पर लगी हुई है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्टअप कैसे करेगी जब परिणाम ऐसे होंगे कि बीजेपी दिल्ली में तीसरे नंबर पर आ गई, पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी, दूसरे पे कांग्रेस और तीसरे पे बीजेपी, और ऐसा नहीं हुआ, कुछ अच्छा ही हो गया तो बीजेपी एक बार फिर हार गई, चौथी बार दूसरे नंबर पर आ गई, तो अपने कार्यकर्ताओं का मॉरल कैसे बढ़ाएगी? इसके लिए बीजेपी ने जो प्लान पर काम करना शुरू किया है वो है ऑपरेशन लोटस। यह ऑपरेशन लोटस पहले सरकारें गिराने और बनाने के लिए की जाती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि अपनी सरकार बचाने के लिए अपने ही सहयोगियों में तोड़ फोड़ करने के लिए यह ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है। समझ लीजिए परिस्थिति कितनी बदली। पहले कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार, इनको गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलता था। अब ऑपरेशन लोटस कैसे नीतीश कुमार के सांसदों को तोड़ ले, कैसे उद्धव ठाकरे के सांसद विधायकों को एक बार फिर तोड़ ले, इन कोशिशों में ये जुट गए। ये बैकअप प्लान, ये भी राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का इंपैक्ट है। वो डर कि कहीं सत्ता हाथ से निकल ना जाए, किसी तरीके से सत्ता को पकड़ के रखना है। कैसे ऐसा किया जा सकता है? कहीं दिल्ली हार गए तो क्या होगा? जो संदेश जाएगा उस संदेश को हम कैसे टैकल करेंगे? तो इसके लिए बैकअप प्लान पर काम शुरू हो गया है। तो आप समझ रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के इस चुनाव में जो इंपैक्ट जो बना है, वो इंपैक्ट कितना गहरा है, वो कैसा है इस चुनाव में भी और इस चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, यानी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जो भी समझिए, जैसे बहुत चर्चित बातें उससे जोड़कर मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें हैं और दिख रही। राहुल गांधी दूरदर्शी, ईमानदार और संविधान रक्षक नेता हैं, प्रताप जी लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अरविंद त्यागी जी ने नमस्कार किया, आपको भी नमस्कार। और वो लिख रहे हैं कि प्रेम सर, मैंने बोला था बीजेपी के लिए आप प्रेम चोपड़ा हो, उसका चीरहरण करते हो, आपने मेरी बात का मतलब गलत समझा। ये अरविंद त्यागी जी, अभी भी मैं क्या गलत समझ रहा हूं? अगर चीरहरण करने वाला ही मुझे आप बताएंगे और तब भी कहेंगे कि आप समझिए मेरी बात को, सही अर्थ में समझिए। अब वो सही अर्थ क्या है? प्रेम चोपड़ा, चीरहरण करने वाला, चाहे बीजेपी की करें या किसी भी की करे, कर तो चीरहरण ही रहे हैं। तो जाहिर बात है ये आपकी टिप्पणी है, लेकिन मैं उसको उसी रूप में देखता हूं। आईएस पटेल जी नमस्कार कर रहे हैं, अरविंद त्यागी जी भी राम राम कर रहे हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, राम राम और नमस्कार से ऊपर बढ़ता हूं, हरिशंकर राय जी के पास आता हूं। संविधान को लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गुजरात तड़ीपार ने चुनाव में प्रचार पर रोक लगाया है। क्या है सही? क्या यह सही है? चुनाव में प्रचार पर रोक नहीं लगाया है, वो मसला आपने ठीक उठाया है, उसके बारे में बात करना जरूरी है कि राहुल गांधी की जब सभा महू में लगी तो हर सभा के लिए परमिशन लेना पड़ता है, स्थानीय प्रशासन से परमिशन मांगा गया। तो क्या कह के परमिशन मिला? राहुल गांधी सभा में हिस्सा लेंगे और राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रहने वाली हैं महू में, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। तो ये हिस्सा लेंगे लेकिन राजनीतिक भाषण नहीं देंगे और धार्मिक आधार पर किसी दूसरे के खिलाफ भाषण नहीं देंगे, यानी किसी धर्म के खिलाफ भाषण नहीं देंगे, ये था। तो हंगामा उठ गया, भाई राहुल गांधी भाषण देंगे और पॉलिटिकल भाषण नहीं देंगे तो क्या हास्य रस की कविता सुनाएंगे? क्या मिमिक्री करेंगे राहुल गांधी? क्या करेंगे जाके महू में अगर राजनीतिक भाषण ही नहीं देंगे?
और ये कहना कि धर्म आस्था को नहीं चोट पहुंचाएंगे, धर्म के खिलाफ भाषण नहीं देंगे, तो ये बोलने की क्या आवश्यकता है? किसी भी व्यक्ति को धर्म और आस्था के खिलाफ भाषण देने का हक नहीं है, नहीं देना होगा। तो लेकिन ये उल्लेख सिर्फ राहुल गांधी के भाषण के लिए, राहुल गांधी के लिए क्यों होगा? ये उल्लेख थोड़ा मोदी जी के भाषण में भी लगा के देखो कि मोदी जी आपको परमिशन दी जाती है, लेकिन आप राजनीतिक रूप से भाषण नहीं देंगे और फिर आप किसी धर्म के आस्था को चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये सरासर एक अपमान करने वाली बात, नेता प्रतिपक्ष को बदनाम करने वाली बात। अरे जो संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री का है वही संवैधानिक दर्जा नेता प्रतिपक्ष का भी है। अगर नेता प्रतिपक्ष धार्मिक आधार पर भाषण न दे, ऐसा आप कह रहे हैं, तो यही बात आप प्रधानमंत्री के लिए भी कहिए, क्योंकि ये अंडरस्टूड बातें हैं। संविधान के खिलाफ जाके बातें, भड़काने वाली बातें, उकसाने वाली बातें नहीं की जानी चाहिए, ये अंडरस्टूड बात है। फिर भी आप उल्लेख कर रही हैं। जब हंगामा हुआ तो उन्होंने एक लाइन हटा दिया, राजनीतिक बातें वाली हटा दी, यानी राजनीतिक बातें कर सकते। फिर भी दूसरी पंक्ति जो मौजूद है वो विवादास्पद है, वो आलोचना, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। बाबूलाल शर्मा जी अरविंद जी को नमस्कार कर रहे हैं। मैं नमस्कार से आगे बढ़ते हुए, अच्छा शाहिद जी लिख रहे हैं, प्रेम सर धनबाद दिल्ली में संविधान पर चर्चा में शामिल होने के लिए। अच्छा, उसमें आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं डॉक्टर डांग जी की प्रतिक्रिया पढ़ रहा हूं। पटेल जी, बाबूलाल शर्मा जी, गुड इवनिंग। अच्छा, मोहम्मद जी लिख रहे हैं, मोहम्मद जमालुद्दीन जी, सर आप बताएं प्रियंका गांधी कब से प्रचार करेंगे? कल मऊ में सब लोग हैं, परसों से सबका प्रचार लग चुका है, उसके बाद किसी को भी एक दिन का भी रेस्ट नहीं है, लगातार चुनाव प्रचार में है। आगे देखिए, आप लाइव कमेंट भी पढ़ें। बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूं। पटेल जी, राजा अच्छा इंसान नहीं है, ये आपस की बातचीत है, सबको अच्छा इंसान समझिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। पटेल जी, आपने मेरा कमेंट पढ़ लिया था। डॉक्टर सर सही है सर, बेरोजगार लोग, बेलगाम लोग सोशल मीडिया में आते हैं, ये सारी बातें। सुधीर मिश्रा जी का कमेंट लेता हूं, सर आप लाइव कमेंट भी पढ़े, नाम लेकर अच्छा लगेगा। चलिए मैं पढ़ रहा हूं। और ज्योति जी, प्रेम सर प्रणाम कर रही हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, नमस्कार। IS पटेल भी लिखे हैं, पढ़ा था सर। और आगे चुलबुल पांडे जी, बहुत दिनों के बाद दिखे हैं। केजरीवाल ने मनमोहन सिंह और देश के लोकतंत्र के साथ किया है, उसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता जो किया है, और उनको इसको शर्म हया भी नहीं। केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे बड़े धूर्त व मक्कार हैं। ज्योति जी लिख रही हैं, आगे प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, परस्पर बात, लेकिन मैं प्रतिक्रियाएं खोज रहा हूं कि किस पर बात की जाए। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, क्या देश गलत चुनाव आयोग और PM गृह मंत्री पर लोग देश को बर्बाद कर मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं? ये सब आपके प्रश्न हैं और इस प्रश्न का जवाब देना उतना आसान भी नहीं है। त्यागी, मुझे संदेश चैनल पर ब्लॉक किसने किया? अच्छा, आगे मैं पढ़ता हूं, प्रतिक्रियाओं में जाता हूं, थोड़ा प्रतिक्रियाएं तेजी से। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, सुबह फोन पर बात करके, ये भी कुछ अलग सी चीजें हैं। जैसन फ्रांसिस जी गुड इवनिंग कर रहे हैं, आपका भी गुड इवनिंग। और हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, RSS BJP ने देश में हिंसा नफरत फैलाने के साथ हिंदू मुस्लिम की गंदी से देश पर कब्जा कर मनुस्मृति, आप समझ गए, भावनाएं हमने आपकी समझ ली है। मुकेश कुमार जी लिख रहे हैं, LS भाई उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे भी खटकता है पर मैं अनदेखी कर लेता हूं। और आगे मैं प्रतिक्रियाओं में आऊं तो मुझे प्रतिक्रिया की तलाश के मैं, जियाउद्दीन खान जी कुछ लिख रहे हैं, वोट फॉर कांग्रेस, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस दिल्ली, इस तरह से आगे आए।
विश्वनाथ जी लिख रहे हैं, अरे ब्राह्मण देवता क्यों तीसरे नेत्र को खोलना चाहते हो। और नरेंद्र मोदी हिंदू, अमित शाह गुजरात तरीपार, चुनाव आयोग राजीव कुमार की सेटिंग ईवीएम असंवैधानिक मशीन से कर रखी है, इसलिए कायर मोदी दिल्ली प्रचार में नहीं आ रहा है। ये एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं अरविंद त्यागी जी के, आपने विश्वनाथ भाई के लिए जान भी दिल्ली देनी पड़े तो देंगे। ओहो, जान देरी तक की नौबत आ गई है। गुमन सिंह राजपूत जी लिख रहे हैं, प्रेम जी लगता है कि बीजेपी ने दीपक चौरसिया को यूट्यूब चैनल खुलवा दिया है, क्योंकि जो काम गोदी मीडिया वाले कर रहा है वही काम दीपक चौरसिया कर रहा है। चलिए, आप उनको बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, आगे बढ़े तो अच्छा। मिनेकर भाई, सभी चैनल वालों का यही हाल है, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, बस कुछ अलग बोला तो उन्हें अलग, जहां बोले तो वो उल्टा समझ बैठते हैं, नाराज हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हीरो लोग रहा अपना राग। अच्छा, जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं, दिल्ली इलेक्शंस हैज एक्सपोज्ड अरविंद केजरीवाल्स डबल स्टैंडर्ड, ब्रॉडली ऑर्ड एंड इवन ऑन नीड बेस्ड ऑन एन अपॉर्चुनिस्ट। एक अवसरवादी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज हो गए हैं, ऐसा लिख रहे हैं विश्वनाथ भाई। सॉरी, ज्यादा भूल गया। चलिए, ये सब प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। मैं आईएस पटेल जी की प्रतिक्रिया लेता हूं। मिनेकर भाई, इसलिए मैंने पहले जैसा चैनल देखना शुरू कर दिया, चुपचाप जाओ, चुपचाप भाग लो, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से प्रेम। शंकर जी लिख रहे हैं, देश और संविधान की रक्षा के लिए आपके जैसे पत्रकार को मुखर होना होगा। पटेल भाई, आप भी ना। मुकेश जी लिख रहे हैं, नहीं एलएस पटेल भाई, ये एंकर बड़ी मेहनत से सर्च कर प्रोग्राम लाते हैं और कभी कभी हमारी टिप्पणियां विषय से अलग हो जाती तो डांट पड़ेगी ही। और इसी तरीके से आगे देखें, हरिशंकर जी लिख रहे हैं, मोहन भागवत चित पावन ब्राह्मण विदेशी संविधान विरोधी हैं, कुंभ मेला में पंचमी में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आई है, जो घोर निंदनीय है। एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी का विरोध में आना होगा, इन सबको विरोध में आना होगा। ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राजेश जी लिख रहे हैं, आदरणीय केजरीवाल कट्टर ईमानदार कैसे हो सकते हैं, तिहाड़ जेल रिटर्न व्यक्ति के लिए कहना हास्यास्पद लगता है। मोहम्मद आलम जी लिख रहे हैं कि सर, द माइट ऑफ राहुल गांधी हैज बीन विजिबल across the country, especially in Delhi and Bihar. The people come up with aggressiveness and determination to bring about a change in fruitful politics. बिल्कुल सटीक बात लिख रहे हैं। और कांग्रेस 30 सीट्स पर जबरदस्त इलेक्शन लड़ रहा है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, सही जानकारी आपके पास। सौरभ सिंह लिख रहे हैं, प्रेम जी आपका एनालिसिस अच्छा है बट रिजल्ट कुछ और होता है सर। सही बात है, आप हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमें भी मालूम है। और मुकेश जी, वैसे वहां लोग काफी फालतू बात लिखते हैं, तब तो वो कुछ कहते नहीं। ये सारी बातें कहीं की बात हो रही है कहीं से। लेकिन मैं अब प्रतिक्रियाओं को विराम भी देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे खोज खोज कर प्रतिक्रियाएं पढ़नी पड़ रही हैं। आईएस पटेल जी लिखकर, प्रेम सर, आज नफरती लोग समझ नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी को आने वाले भविष्य में लोग पछताएंगे कि जो बात नेहरू और अंबेडकर लोगों को नहीं समझा पाए, वह बात राहुल गांधी समझा गया। बहुत गंभीर बात, गूढ़ टिप्पणी आपकी। और उद्धव प्रसाद चौहान लिख रहे हैं, जय श्री राम, कांग्रेस जिंदाबाद। मोहम्मद आलम जी लिख रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट it's that Rahul Gandhi is now working seriously and honestly for the larger interest of the general public, discussing their real life situation and revealing it on politics. ज्योति जी लिख रही हैं, सर जी कोई भी हो पकड़ा जाएगा, साइबर क्राइम रिपोर्ट करो। रुद्रा जी का स्वागत है, लिखते हैं, राहुल गांधी खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका फ्यूचर क्या है, अब रायबरेली से कहां जाएंगे। अच्छा, सौरभ जी लिख रहे हैं, प्रेम जी, खड़गे जी के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन हो सकता है। ये तो ऐसा आप सवाल रख देते हैं, कैसे जवाब दें। हरिशंकर राय जी लिख रहे हैं, चुनाव आयोग राजीव कुमार क्या अंधा है, जो मोदी अमित शाह हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर जनता में नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनकी सजता जानी चाहिए। रुद्राज लिख रहे हैं, मेरा 5 मंथ हो गया साइबर क्राइम कंप्लेन किए हुए, आज तक कुछ नहीं हुआ।
विश्वनाथ जी लिख रहे हैं हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी और सीबीआई से बचने के लिए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं रुद्रा ट्यून अरविंद त्यागी के नाम से भी रिजवान खातून का गलत बोला था। चलिए मैं अब प्रतिक्रियाओं को विराम देना चाहता हूं, लेकिन हरिशंकर जोशी जी का कमेंट आ गया है, जय संविधान, और वो प्रणाम भी कर रहे हैं। आपको भी प्रणाम है सर। और अरविंद त्यागी जी और तमाम लोगों का यहाँ मैं वेलकम करता हूँ। प्रेम कुमार जी आप विद्वान हैं और दमदार भी, केजरीवाल फ्रॉड करने में मोदी से बहुत आगे हैं। भगवान शरण दीक्षित जी लिख रहे हैं। और आगे पंकज वर्मा जी लिख रहे हैं नमस्कार प्रेम जी, 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, जब तक हम गणतंत्र को बचा कर रख सकते हैं, गणतंत्र के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, हमें लड़नी चाहिए। संविधान की रक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और यही संविधान हमें हमारी आज़ादी को सुरक्षित करता है, सुरक्षित बनाता है। ये सारी बातें हैं। और हाँ, आप सबसे विदा लेने का वक्त, आप सबसे आग्रह कि आप प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। ट्विटर पर @AskThePremKumar से आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।